हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि हमारा टारगेट 95 प्लस का है। इसलिए मेहनत के साथ साथ हमें थोड़ा सा माइंड भी यूज करना है। डेरिवेशन आप लोग कर लेंगे, हमें थोड़ा सा बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर, वो हमें फोकस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई भी बोल देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये मेरे पास एक एरिया है, इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो थीटा एंगल पे जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, B, और ये मान लो एरिया वेक्टर है, इसका एरिया तो BA, और अगर एरिया आप DS लेना चाहते हो तो इसको S मान लो, तो BS cos थीटा, एंगल दोनों में कितना है, थीटा। तो मेरी बात समझ में आ रही है। AB cos थीटा क्या होता है, A डॉट B। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपको याद दिला रहा हूं मैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या मान लें, B। स्मॉल एरिया क्या ले लिया, DS थीटा, तो यही स्मॉल फ्लक्स क्या बन जाएगा, B डॉट DS। और टोटल फ्लक्स अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, B डॉट DS का इंटीग्रेशन। क्या बात समझ में आई। अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, तो इसलिए ऐसा यूज होगा। दूसरा, फाई जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। फाई कैसा है, स्केलर। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। क्या होते हैं बेटा, वेबर। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, टेस्ला। एरिया मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हम इसको बोल सकते हैं, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप देखो फाई, यहां से B डॉट S, BS cos थीटा। अगर मान लो थीटा 0 है तो फाई क्या हो जाएगा, BS। कई बार हम इसको BA भी यूज कर सकते हैं। तो अगर थीटा 0 है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्मल के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब जो लूप है, जो सरफेस है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो BA लिखा जा सकता है। तो शॉर्टकट में बच्चों आपको ध्यान रखना है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए, सिंपल सा क्वेश्चन लिख, ये मान लो इस टाइप से आपको एक लूप दिया हुआ है, लेंथ L, ब्रेड्थ B, X, Y, Z ये डायरेक्शन दे रखी है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। चलो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, B डॉट S, B डॉट DS। यहाँ पे एक ही एरिया है, तो जरा सोचो, B अलोंग Z एक्सिस, तो B K कैप डॉट एरिया, एरिया क्या होगा, LB। अब एरिया किस डायरेक्शन में लेना है, जरा आपसे कोई पूछे एरिया किस डायरेक्शन में, भाई एरिया का नॉर्मल वेक्टर लेना पड़ेगा हमें। एरिया का नॉर्मल वेक्टर, तो XY प्लेन में एरिया बाहर Z साइड में है, तो K कैप, तो K डॉट K 1 LBK। और अगर देखा जाए L और B क्या होता है, एरिया B, तो B इंटू A। फॉर्मूला वही आ गया। जस्ट कंफ्यूज थोड़ा सा समझने की जरूरत है। डॉट प्रोडक्ट में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई। मान लो आपके पास सवाल आ जाए, यहाँ एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, ये डायरेक्शन है इसकी, इधर मैग्नेटिक फील्ड है 60 डिग्री पे, मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री पे है 4 टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ, तो फाई क्या होता है, BA cos थीटा, तो B कितना है 4, एरिया कितना है 2 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, कैंसिल, कितना आ गया 4।
बात समझ में आई। इस टाइप से फ्लक्स के ऊपर बेसिक एक नंबर में मान लो सवाल बन जाए, ऑब्जेक्टिव बन जाए तो हम लोग कर सकते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो हम लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ऐसा आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। फ्लक्स के बाद हमारे पास आता है फैराडे लॉज। ठीक है बेटा, तो फैराडे लॉ क्या होते हैं? फैराडे नाम का साइंटिस्ट था जिसने लॉ दिए थे, थ्योरी का पार्ट है, आपको पता होगा। इसने कहा अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ आता है, और जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होती रहेंगी, तब तक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? फॉर्मूला बताया मैंने, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया। देखो फाई इक्वल टू बी ए आया था, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू एरिया। तो नंबर ऑफ लाइंस किसी एरिया में जाती हैं, नंबर ऑफ लाइंस जब किसी एरिया में जाती हैं तो वो फ्लक्स बन जाता है। अब वो नंबर ऑफ लाइंस अगर चेंज हो रही है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो फैराडे लॉज में फर्स्ट क्या कहता है? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil changes, when magnetic flux linked with a coil changes, induced EMF oblique induced current is produced in the coil till magnetic flux changes। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, द इंड्यूस EMF प्रोड्यूस इन ए कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज डैश अंटिल में आ जाएगा व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज डिक्रीजेज। तो इंड्यूस EMF कब तक आएगा? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई, पहला समझ में आ गया। जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट आएगा। अच्छा, इंड्यूस EMF पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा आएगा। अगर वो लूप क्लोज है तो करंट भी आएगा, तो करंट कब फ्लो करता है? जब सर्किट कंप्लीट हो। तो दूसरा क्या कहता है? इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड is directly proportional to rate of change of magnetic flux। तो इंड्यूस EMF को E से लिख दें, डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो K आता है, K को 1 मान लेते हैं, आपको पता है। तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई टू माइनस फाई वन बाई टी, चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम। नेगेटिव साइन मीन्स, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब है इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आ गई? इंड्यूस EMF जो है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करेगा? अपोज। इंड्यूस EMF इस टाइप से आएगा कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करेगा बेटा? अपोज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर वो इंक्रीज हो रहा है, देखो फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो EMF भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर ये बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने से रोकेगा, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, ये डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज होता है। माइनस साइन का मतलब है अपोज करना, माइनस साइन का मतलब है अपोज। याद रखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हो गया। अब फाई क्या होता है? बी ए। इसके ऊपर सवाल क्या बन सकता है? E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी था ना, तो डी फाई, फाई को कर दो बी ए डी टी, तो क्या सवाल बन जाएगा? यहाँ पे एरिया कॉमन ले लो, डी बी बाई डी टी,
और dB/dt को मैं लिख सकता हूँ B2 माइनस B1/t, ऐसे लिखा जा सकता है। और E का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस, इस बार B बाहर ले लो, A2 माइनस A1/t। तो आपके सामने है इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला है, उसको हम फाई की टर्म में ले सकते हैं, उसको हम फील्ड की टर्म में ले सकते हैं, एरिया की टर्म में ले सकते हैं। अब माइनस साइन है, इसको मैग्नीट्यूड में भी लिया जा सकता है। अगर नेगेटिव साइन का मतलब जस्ट अपोज करना, मैं जस्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे वो देखते हैं। देखो पहला फॉर्मूला ये लेता हूं मैं, E इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1/t। जनरली सवाल आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाए, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज फ्रॉम 100 वेबर टू 20 वेबर इन 4 सेकेंड, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, तो लगाओ फॉर्मूला। φ1 कितना है इनिशियल 100, φ2 कितना हो गया 20, कितने टाइम में हो गया 4 सेकंड में। तो E का फॉर्मूला है माइनस φ2 माइनस φ1। φ2 कितना है 20 माइनस 100 बटे में 4। तो E कितना आ गया भाई 20 माइनस 100 माइनस का 80 प्लस 80 बटे 4 20। तो E आ गया 20 वोल्ट, यूनिट तो वोल्ट होती है ईएमएफ की। तो 20 वोल्ट मेरा आंसर आ गया। सवाल कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल मान लो ये बन जाए, एरिया ऑफ अ लूप इज 4 मीटर स्क्वायर, इट चेंजेस टू 0 in 2 seconds in a magnetic field of 4 Tesla. Find induced EMF. इंड्यूस EMF कितना आएगा ये बताओ। इतना हो गया। देखो E इक्वल टू माइनस d∅/dt, फाई को क्या करें BA। इस बार एरिया चेंज हो रहा है, तो B को आउटसाइड ले लो माइनस, और A को dA/dt, dA/dt को मैं लिख सकता हूँ A2 माइनस A1/t। तो E इक्वल टू माइनस B कितना है 4, A2 कितना है, एरिया फाइनल 0, इनिशियल कितना था 4, कितने टाइम में 2 सेकेंड में। बात समझ में आ गई। -4 16 बटे 2, तो E कितना आ गया 8। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ लें फाइंड इंड्यूस्ड करंट इफ रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 2 ओम। अगर लूप का रेजिस्टेंस, जो लूप यहाँ श्रिंक हुआ था 0 पे, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फील्ड था परपेंडिकुलर दे रखा था आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है E/R, और ओम्स लॉ पढ़ा है आपने। ये कितना है 8, R कितना दे रखा है 2, कितना आ गया 4 एम्पियर। खत्म सवाल। V इक्वल टू IR आपको लगाना चाहिए, E की जगह यहाँ पे V है, इंड्यूस EMF ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। एरिया चेंज करना आ जाए तो एरिया भी मैं कर सकता हूँ, इतनी बात भी मुझे समझ में आ गई। तो फ्लक्स चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो। मान लो लूप फिक्स है, एरिया चेंज नहीं हो रहा। क्वेश्चन है, समझना, अ लूप ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज from 20 Tesla to 16 Tesla in 0.1 second. Find induced
EMF इन लूप। मैग्नेटिक फील्ड लूप में चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस EMF आएगा। ई का फॉर्मूला क्या, माइनस ए dB/dt। अरे फ्लक्स तो है यहाँ डी फाई होता है ना, फाई भी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, B2 माइनस B1/t माइनस एरिया 10, B2 फाइनल 16, शुरू में 20, टाइम कितना था भाई 0.1 सेकेंड, तो माइनस का 10, ये बच गया माइनस का 4 बटे में 0.1। 0.1 क्या होता है 10 ऊपर आ जाएगा 1/10, माइनस खत्म 400। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा कोई सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। कंसेप्चुअल बन गया था एक, सारे ही हैं। डिराइव रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए लूप एंड चार्ज फ्लोन इन लूप। लूप के अंदर चार्ज फ्लोन और मैग्नेटिक फ्लक्स में रिलेशन बताओ। तो मुझे बताओ, सिंस E इक्वल टू d∅/dt इन मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। E क्या होता है, EMF, इसको IR लिख सकते हैं, ठीक है। I को क्या लिख सकते हैं, dq/dt, ये भी ठीक है। dt से dt कैंसिल, dq कितना आ गया d∅/r। तो 2 नंबर का सवाल आ जाए, चार्ज और इसमें रिलेशन बताओ, तो चार्ज हो गया dq d∅/r, फ्लक्स बटे रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? d∅/r, बात समझ में आ गई, dq d∅/r। तो 2 नंबर का सवाल आ जाए, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो फैराडे लॉ के ऊपर इस टाइप से सवाल बन सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, फैराडे लॉ में जो इंड्यूस करंट आता है, इसकी डायरेक्शन कौन देता है, कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो वो देखिए, लेंज लॉ, क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। इसी में क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, डिफाइन लेंज लॉ एंड प्रूव दैट इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी सवाल आ जाए। तो लेंज लॉ क्या कहता है, इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ induced current in a coil when magnetic flux linked to coil changes। जब एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर इंड्यूस करंट आता है, इंड्यूस EMF, उस करंट की डायरेक्शन क्या होती है वो हमें बताता है, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ, लिखना नहीं। It tells about the polarity of potential difference, polarity of induced EMF in a coil when magnetic flux link with the coil changes। जब एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यह डायरेक्शन तो बताएगा इंड्यूस करंट की, इंड्यूस EMF की पोलरिटी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में पोलरिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। डेफिनेशन हम लोग कर लेंगे। अच्छा, मान लो मेरे पास कोई लूप है, मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ये इधर आ रहा है। ये मैग्नेट जब इधर आएगा तो आपको पता है, जब नॉर्थ पोल पास आ रहा है, देखो जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो इंक्रीज का अपोज करेगा, डिक्रीज होता है तो उसको सपोर्ट करेगा। तो जब ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो यहाँ इसको आने से रोकेगा, आने से रोकेगा तो इसका अपोज करेगा, अपोज करेगा तो यहाँ पे नॉर्थ पोलरिटी आ जाएगी। नॉर्थ का मतलब करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गया आपको? क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नॉर्थ है तो नॉर्थ आ जाएगा, अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। अगर ये दूर जा रहा है नॉर्थ तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी हमें, पोलरिटी से। अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो वहाँ भी नॉर्थ आएगा, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? और अगर
मैं कहूँ यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो यहाँ पे साउथ आना चाहिए, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, देखो, लेंज लॉ डू नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतनी बात समझे, क्योंकि जब इस नॉर्थ पोल को मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे तो ये वाला जो नॉर्थ है वो इसका अपोज करेगा, अपोज करेगा तो वर्क डन करना पड़ेगा इसको आगे ले जाने के लिए, और वो जो वर्क डन है, मैकेनिकल वर्क डन है, वो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट towards the coil appears as electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। सो इट डजंट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो ये तो मुझे समझ में आ गया। इसके बाद बात आती है इसके ऊपर सवाल कैसे बनेंगे। देखो, लेंज लॉ अप्लाई करें आसान है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस के लिए ना हमें शॉर्टकट ट्रिक भी काम लेनी होती है। तो शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे लेनी है काम में, वो देखो, सीखो, फील करो कैसे हो रहा है। सपोज करो ये मेरे पास एक वायर है, करंट है कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, यहां मैंने 2 लूप ले लिए। तो बताओ हमारा जो रूल है या राइट हैंड रूल, इसके अकॉर्डिंग इनके अंदर से मैग्नेटिक, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी, यहां से अंदर जाएंगी, तो दोनों के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट फिक्स है, तो बी क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट है। इसका मतलब नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, कुछ भी नहीं आएगा। इसी टाइप से अगर मैं आपको ये दे दूं, करंट है इंक्रीज हो रहा है, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, जरा ध्यान से शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज का अपोज करेगा। अपोज करने के लिए इसके नियर वाले फेस पे अपोजिट कर दो, काम हो गया आपका। इसका मतलब ये जा रहा है क्लॉकवाइज, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, काम खत्म। अगर बढ़ रहा है तो अपोज करेगा, बढ़ रहा है तो अपोज करेगा। एक तीसरा क्वेश्चन इसी में अगर मैं बना दूं, डिक्रीज हो रहा हो तो यहां जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज अगर होता है तो मुझे बताओ क्या होगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करने का मतलब सेम डायरेक्शन, भाई इतना याद कर लो। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया बेटा क्लॉकवाइज। आई थिंक बात समझ में आ गई। 3 क्वेश्चन लिए एक टाइप के। यहां देखो, ये करंट है कांस्टेंट, कुछ नहीं दे रखा। यहां पे एक लूप है, वो v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेगी। देखो यहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ी थी तो इस करंट का अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर डिक्रीज हो रही है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो सपोर्ट करेगा। तो जब ये इसके पास आ रहा है तो इसके अंदर से लाइनें बढ़ेगी तो अपोज करेगा तो इधर। बात समझ में आ गई, क्लॉकवाइज। और अगर ये करंट इस साइड होता, बोलो तो भी इधर ही आता। लेकिन अगर ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होता, अगर v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होता तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो डिक्रीज का अपोज करेगा इसी की डायरेक्शन में। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इस करंट से अपोजिट, अगर डिक्रीज हो रहा है तो इस करंट के साथ साथ। बात समझ में आ गई। शॉर्टकट तरीका है, याद कर लो इसको। तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, ये भी मुझे समझ में आ गया, कर सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद देखो, मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है आई, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ये इस टाइप से एक लूप ले लिया, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। जब ये फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये आर है मान लो, तो आर बढ़ रहा है आगे जाएगा तो फील्ड डिक्रीज, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, फील्ड अगर इसके अंदर से डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज का अपोज करेगा तो सेम डायरेक्शन में। सिंपल तरीका है, अगर डिक्रीज हो रहा है फील्ड तो इसके इसी के अलोंग, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसके अपोजिट, तो क्या आ गया, क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? मान लो इस टाइप से एक क्वेश्चन बन जाए कि आपके पास इस टाइप से एक कॉइल है, इसके पास एक मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है वी वेलोसिटी से, तो नॉर्थ पोल अगर पास आ रहा है, नॉर्थ पोल अगर इसके पास आ रहा है तो इधर भी कौन सा पोल आना चाहिए, नॉर्थ, और नॉर्थ का मतलब करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप सीधा एंटी क्लॉकवाइज करंट बना दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ज़्यादा नहीं सोचना है यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ साउथ होता तो क्लॉकवाइज हो जाता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मान लो आपके पास एक मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, यहाँ एक लूप है हैंग किया हुआ है, तो ये मैग्नेट इसके पास जा रहा है, ये अगर इसके पास जा रहा है तो इसके साइड कौन सा पोल आना चाहिए, नॉर्थ आना चाहिए। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे भाई, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अंदर की तरफ, ये आउटर पार्ट है, ये इनर है, समझ गए? तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। मेरे ख्याल से इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भाई? ओके, तो मान लो एक कॉइल इस टाइप से, मैग्नेट, मान लो इस टाइप से आपके पास एक कॉइल है, ये मैग्नेट है, और दूसरी कॉइल आपके पास इस टाइप से है, ठीक है भाई? बात समझ में आ गई। और मान लीजिए ये इधर जा रहा है, क्या होगा, जब ये नॉर्थ पोल इधर जा रहा है तो इधर जाने से रोकेगा तो यहाँ साउथ पोल आएगा, साउथ का मतलब करंट क्लॉकवाइज। साउथ पोल पास आ रहा है, पास आने से रोकेगा तो यहाँ साउथ पोल, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, तो दोनों में करंट कैसा आ गया, क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आई? नॉर्थ पोल दूर जा रहा है साउथ, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, साउथ है इधर जा रहा है तो इसका अपोज करने के लिए साउथ ही आएगा, क्लॉकवाइज, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। तो बेटा ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई? बात समझ में आ गई, ऐसे सवाल हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखो, सपोज करो ये आपके पास इस टाइप से एक लूप है, इस लूप में 2 प्लेट ले लिया हमने, इस टाइप से एक लूप है, यहाँ कट देके हमने 2 प्लेट ले ली, एक कैपेसिटर है, क्या है बेटा, एक कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में अगर मैं देखूं, यहाँ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इधर जा रहा है, यहाँ साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये इधर जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ पोल है, इसके पास जा रहा है तो इस साइड नॉर्थ आएगा, इधर ये साउथ है तो इधर साउथ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोच के देखो, इसको मैं डॉटेड कर दूं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ये डॉटेड का मतलब ये लाइन अंदर की साइड है, ये आउट हमारी साइड है, हमारी साइड है, ये नॉर्थ जा रहा है तो इधर कौन सा करंट आना चाहिए, नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए करंट किधर फ्लो करना चाहिए, इधर। तो इसका मतलब यहाँ पोलरिटी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसको इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव। या एक शॉर्टकट याद कर लो, अपर प्लेट जनरली पॉजिटिव ही आती है। आज तक जो सवाल आए हैं सभी में ऊपर की प्लेट को पॉजिटिव ही लिया गया है, ठीक है भाई? ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। चलो मान लो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा चेंज कर देता हूं सवाल को।
एक लूप है वो इसके अंदर एंटर कर रहा है, इसके अंदर है और यहां से बाहर निकल रहा है। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस। इनिशियली इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे। अब ये पूरा फील्ड के अंदर है, फ्लक्स कांस्टेंट, और अब ये से बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो अगर ये क्वेश्चन मान लो ड्रॉ करना आ जाए तो क्या फ्लक्स का ग्राफ नहीं बना सकते आप? यस, बना सकते हैं। क्या हम लोग फ्लक्स का ग्राफ नहीं बना सकते? हम लोग बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो पीछे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, बताओ जरा। ये वायर है, आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एक लूप है, वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लूप है, वो भी वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताओ इसके अंदर क्या करें? करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिक्रीज होगा जब ये दूर जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो डिक्रीज का अपोज करेगा, मतलब सेम डायरेक्शन। खत्म सवाल। आई बात समझ नहीं आई? और अगर ये इधर आ रहा होता तो अपोजिट। तो इस टाइप का सवाल मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, आ जाए तो। चलो एक अच्छा सवाल। एक रेक्टेंगुलर लूप है, वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। एक सर्कुलर लूप है, वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। फॉर विच लूप इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजेस विद टाइम एंड फॉर विच इट इज कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि दोनों लूप में से किस में इंड्यूस ईएमएफ चेंज हो रहा है और किस में कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर इंड्यूस ईएमएफ तो आएगा। जब ये फील्ड के अंदर है तो कुछ नहीं होगा, जब ये फील्ड से बाहर निकलेंगे तो इन दोनों के अंदर फ्लक्स डिक्रीज होगा। जब ये दोनों लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेंगे, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है, जब ये दोनों लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएंगे तो दोनों में इंड्यूस ईएमएफ आएगा, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अब ये देखना है डिक्रीज दोनों में बराबर हो रहा है या अलग अलग। जब ये स्क्वायर लूप है, जब ये फील्ड से बाहर आएगा तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया चेंज हो रहा है, तो चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है। d∅dt जो कि E होता है वो कांस्टेंट है फॉर रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप के लिए E d∅dt कांस्टेंट है। एक सर्कुलर में देखो, जब ये बाहर निकलेगा पहले एरिया कम, ज़्यादा 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 कम, तो इसमें एरिया चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब ये चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज होगा। तो सर्कुलर लूप के लिए चेंज होगा, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, और अच्छे से देख लो इसको, किस टाइप से हमें इसको ऑपरेट करना है। बात समझ में आ गई कैसे करना है? ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया कैसे करना है, कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद देखो, सपोज करो हमारे पास इस टाइप से कॉइल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया, साथ में एक वोल्टमीटर जिसे इंड्यूस ईएमएफ का पता लगे। तो लूप कंप्लीट है, रेजिस्टेंस है, वोल्टमीटर है, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। बहुत दूर से एक मैग्नेट को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन था पोटेंशियल डिफरेंस पर मिलीवोल्ट और यहाँ टाइम। तो ये ग्राफ जनरली इस टाइप से आता है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कर्व। दूसरा है वाई नेगेटिव पीक इज लॉन्गर। ठीक है, पहले वाले बातें सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ बड़ी बारीकी से।
जब ये मैग्नेट बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर इन्फिनिटी पे, तो इसकी एक भी लाइन यहाँ पे नहीं आएगी। इनिशियली फ्लक्स जीरो, तो फ्लक्स जीरो तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो, फ्लक्स जीरो तो इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो। जब ये इसके पास आने लगेगा तो इसकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेंगी और इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ेगा। मैंने कहा था फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, बस बढ़ने का अपोज करेगा। तो बढ़ता 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 मैक्सिमम, इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगा कब? ये तब मैक्सिमम होगा जब ये वाला नॉर्थ पोल की लाइन यहाँ टच करेगी, जब ये मैग्नेट का लोअर पार्ट जो है वो कॉइल को टच करेगा, यहाँ टच करेगा, उस टाइम मैक्सिमम, उस टाइम इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम। उसके बाद जब ये मैग्नेट इसके अंदर जाने लगेगा, तो अभी मैग्नेट यहाँ पे है, तो जब ये इसके अंदर जाने लगेगा तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज होगा। क्यों? अभी जो लाइन है यहाँ पे फ्लक्स की मैक्सिमम थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेंगी, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज होता 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 क्या हो जाएगा? जीरो। ये जीरो कब होगा? व्हेन कंप्लीटली इनसाइड, जब ये मैग्नेट कंप्लीटली इसके अंदर होगा, कंप्लीटली इसके अंदर होगा, उस टाइम फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो। देखो अभी इसकी लाइनें जो थी वो इसके अंदर यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गई थी, जब इसके अंदर जाने लगेगा तो वो डिक्रीज होने लगेंगी और अंदर जाके कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ रहे? अंदर जाके कांस्टेंट, तो अंदर जाके कांस्टेंट हो गई तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो। इसके बाद जब ये यहाँ से बाहर निकलने लगेगा, देखो इनिशियली जब ये ऐसे होगा, इसका नॉर्थ फेस जस्ट यहाँ से बाहर निकलेगा, जस्ट यहाँ से बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से इंक्रीज होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी इंक्रीज होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में, इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब पोलरिटी रिवर्स, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये इंक्रीज होगा। जब ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा तब ये मैक्सिमम है। उसके बाद जब ये दूर जाने लगेगा, दूर जाने लगेगा तो ये डिक्रीज होने लगेगा और एक टाइम पे जाके जब ये इन्फिनिटी पे होगा तो ये जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो मैग्नेट जब इन्फिनिटी पे है जीरो, मैग्नेट जब पास आ रहा है तो इंक्रीज होगा, जब इसका लोअर पार्ट यहाँ टच करेगा मैक्सिमम, जब ये अंदर जाने लगेगा, जब तक पूरा अंदर होता है तब तक ये घटेगा, अंदर जाते हैं जीरो। उसके बाद जब बाहर निकलने लगेगा तो इंक्रीज होगा, पूरा बाहर आ जाएगा तो डिक्रीज होने लगेगा ऐसे। अब लोअर पीक ज़्यादा क्यों है? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट इन ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस, द वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट इन सेकंड केस इज ग्रेटर देन इन फर्स्ट केस। So, change in flux or induced EMF is more। मतलब क्या हुआ? या वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो फ्लक्स तेजी से चेंज होगा, फ्लक्स अगर तेजी से चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज़्यादा होगा, इसलिए ये ऐसा आता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? सोचो, इसके ऊपर विचार करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आया हुआ भी है। कई बार ये पीक ड्रॉ करवा लेते हैं, ड्रॉ भी करनी आनी चाहिए। सपोज करो हमारे पास इस टाइप से कॉइल है, इसके अंदर एक मैग्नेट नीचे गिर रहा है, यहां से नीचे आ जाएगा, एक्सेलरेशन इसकी ए है, तो इसकी जो इसमें एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है, जी से कम है, जी से ज़्यादा है और नन। चार ऑप्शन दे दिए, कौन सा सही आएगा बताओ? जब ये लूप क्लोज है तो जब इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर जाने से नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो इसके अंदर क्या होगा? इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट इसके मोशन का अपोज करेगा, अपोज करेगा तो ए लेस देन जी। बात समझ में आ गई? ए लेस देन जी। अगर मान लो रिंग इस टाइप से इसके अंदर कट है, अब ये मैग्नेट इसके अंदर जा रहा है, तब क्या होगा? A इक्वल टू जी, बिकॉज नो इंड्यूस्ड करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा, सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ये मैं जस्ट बना दिया,
पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए बताया मैंने। ठीक है भाई, इस टाइप से सवाल आ जाए तो हम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखो भाई, दो छोटे छोटे सवाल और लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक स्क्वायर लूप है, शेप कोई भी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कुछ भी है। इसके अंदर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट इज आउटसाइड, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। क्या करें भाई? तो यहां देखो, ये इस टाइप से वायर है, करंट बाहर आ रहा है। करंट अगर बाहर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से होगा, ऐसे। तो करंट बाहर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू प्लेन, सो फ्लक्स इसके अंदर तो गया ही नहीं, जीरो। फ्लक्स अगर जीरो है तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो, तो करंट भी जीरो। अच्छा सवाल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लक्स अंदर जाना चाहिए एरिया के, ये तो इसके बार बार घूम रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन, सपोज करो मेरे पास एक ग्लास की कोई बॉल है और एक मेटल की बॉल है। उन दोनों को मैंने काफ़ी हाइट से नीचे गिराया, काफ़ी हाइट से नीचे गिराया। नीचे गिराने से कौन सी पहले पहुंचेगी? सोचो। इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करना है। ग्लास वाली बॉल पहले पहुंचेगी, क्योंकि मेटल में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, वो इसके मोशन का अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ग्लास बॉल पहले आएगी, मेटल बॉल बाद में आएगी। ठीक है बेटा, तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो फैराडे लॉ है उसके ऊपर और जो लेंज लॉ है इसके ऊपर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा बस इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करते रहिए, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।